तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सुपरगर्ल का सामना उसकी सगी मौसी आंट एस्ट्रा से होता है। कारा एस्ट्रा के साथी से लड़ने लगती है। लड़ाई के बीच में एस्ट्रा आती है और एक क्रिप्टोनाइट वाला चाकू कारा पर तान देती है, जिससे कारा कमजोर पड़ने लगती है। पर उस क्रिप्टोनाइट का कोई असर ही एस्ट्रा पर नहीं हो रहा होता है। कारा बिल्कुल हैरान परेशान रह जाती है। तब एस्ट्रा एक बड़ा खुलासा करती है। वो कहती है, तुम लोग जिसे क्रिप्टोनाइट कहते हो वो हमारे लिए सिर्फ एक खतरनाक एलिमेंट है। अगर सही मटेरियल से खुद को ढाल दिया जाए तो इसे बेअसर किया जा सकता है। दरअसल एस्ट्रा ने एक खास तरह का एंटी क्रिप्टोनाइट सूट पहन रखा था, जिसने उसे पूरी तरह से बुलेट प्रूफ या कहें क्रिप्टोनाइट प्रूफ बना दिया था। एस्ट्रा कारा को जान से नहीं मारना चाहती, बल्कि वो उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहती है। वो कहती है कि इस धरती को बचाने के लिए उन दोनों को साथ आना होगा। लेकिन कारा सीधे मना कर देती है कि तुम मेरी फैमिली नहीं हो, और वहां से जैसे तैसे अपने जान बचाते हुए निकल जाती है। कारा सीधे डीईओ के हेडक्वार्टर पहुंचती है। वहां वो देखती है कि उसकी बहन एलेक्स और हैंक हेंशॉ, जो असल में जेऑन जेऑन्स है, काफी घुल मिलकर बातें कर रहे हैं। कारा को याद आता है कि हैंक पर उसके पिता की मौत का शक था, तो वो एलेक्स से अकेले में पूछती है, तुम इस इंसान पर भरोसा कैसे कर सकती हो? तब एलेक्स उसे समझाती है कि हैंक के बारे में जो भी शक थे वो गलत थे। उसने उसके पिता को नहीं मारा। हैंक कारा की हालत देखकर कहता है कि तुम क्रिप्टोनाइट के संपर्क में आई हो, तुम्हारी ताकत कमजोर हुई है, इसलिए घर जाओ और थोड़ा आराम करो। अगली सुबह जब कारा अपने ऑफिस यानी कैटको वर्ल्ड वाइड मीडिया पहुंचती है तो वहां एक अलग ही तूफान आया होता है। पूरी मीडिया में खबर चल रही होती है कि कैटको की बॉस कैट ग्रांट का पर्सनल कंप्यूटर बुरी तरह हैक कर लिया गया है। हैकर्स ने उनके सारे पर्सनल ईमेल्स लीक कर दिए हैं। इन ईमेल्स में कैट ग्रांट की असली उम्र से लेकर उनके पर्सनल सीक्रेट्स और यहाँ तक कि हॉलीवुड स्टार इद्रिस एल्बा को डेट के लिए पूछने और उनके मना करने जैसी बातें पब्लिक हो चुकी थीं। कैट ग्रांट पूरी तरह गुस्से में थी और उन्होंने अपनी लीगल टीम और कारा को तुरंत अपने केबिन में बुलाया। कैट ग्रांट अपनी बदनामी से परेशान तो थीं, लेकिन वो झुकने वालों में से नहीं थीं। वो कारा से कहती हैं कि हमें उस हैकर का पता लगाना ही होगा। कारा तुरंत अपने दोस्तों जेम्स ओल्सन और विन शॉर्ट के पास जाती है। वैसे पिछले कुछ दिनों से जेम्स और कारा की नज़दीकियों की वीडियोस से विन थोड़ा नाराज चल रहा था, लेकिन कैट की इस मुसीबत को देखकर वो सब अपनी नाराज़गी भुला देते हैं। जेम्स और विन मिलकर उन लीक हुए ईमेल्स की बारीकी से जांच करने लगते हैं। जांच के दौरान जेम्स को कुछ ऐसे ईमेल्स मिलते हैं जिनसे एक बहुत बड़ा सुराग हाथ लगता है। कैट को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही कोई ऐसा था जो कैट ग्रांट को उनकी कुर्सी से हटाना चाहता था। इसी बीच हमें कहानी में एक और खतरनाक मोड़ देखने को मिलता है। आंट एस्ट्रा शहर के एक कोने में एक रहस्यमयी आदमी से मिल रही होती है। वो आदमी एस्ट्रा को धमकी भरे लहजे में कहता है, तुमने कारा को जिंदा क्यों छोड़ दिया? अगर तुमने उसे नहीं मारा तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन एस्ट्रा पलटकर कहती है, तुम अपने जनरल से बात कर रहे हो, मुझे अपनी ड्यूटी अच्छे से पता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि एस्ट्रा का पति नॉन था, जिसके इरादे बेहद खतरनाक थे। अगले सीन में डीओ के अंदर एलेक्स और कारा के बीच एक जबरदस्त फाइटिंग प्रैक्टिस सेशन होता है। एलेक्स कारा को बुरी तरह से पटकती है और समझाती है कि जब आंट एस्ट्रा सामने आएगी तो तुम्हें अपनी भावनाओं को कड़ा करना होगा। अगर तुम उसे मारने से हिचकिचाई तो वो तुम्हें खत्म कर देगी। इस दौरान कारा को अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब वो क्रिप्टॉन प्लैनेट पर थी। वहाँ उसकी आंट एस्ट्रा उसकी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। एस्ट्रा उसे सितारों को देखना सिखाती थी। उसी याद में कारा को पता चलता है कि एस्ट्रा क्रिप्टॉन को बचाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ का कोर अनस्टेबल हो रहा था, लेकिन उसके तरीके गलत थे, जैसे सरकारी इमारतों को उड़ाना। इसी वजह से कारा की माँ अलोरा ने कारा का इस्तेमाल करके एस्ट्रा को रंगे हाथों पकड़ा था और उसे फोर्ट रोज की जेल में डाल दिया था। कारा को आज भी बुरा लगता है कि उसकी माँ ने उसका इस्तेमाल एक चारे की तरह किया था। इधर कैटको में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। बोर्ड के ज्यादातर मेंबर्स चाहते हैं कि कैट ग्रांट तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन तभी वहां एक डायरेक्टर डर्क आर्मस्ट्रॉन्ग खड़ा होता है और वो बड़े ही चालाकी से कैट का सपोर्ट करने का नाटक करता है। मीटिंग के बाद कैट कारा से कहती हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे बड़ा दोगला है, उससे बचकर रहना होगा। कारा अपनी सुपर हियरिंग का इस्तेमाल करती है और दीवार के पार आर्मस्ट्रॉन्ग की बातें सुन लेती है। आर्मस्ट्रॉन्ग फोन पर किसी से हंसते हुए कह रहा था, हमने कैट का काम तमाम कर दिया है, अब बाकी का काम मीडिया कर देगी। यानी असली हैकर आर्मस्ट्रॉन्ग ही था। कारा तुरंत जेम्स, विन और जेम्स की मंगेतर लूसी लेन के साथ एक कैफे में मिलती है। वो बताती है कि आर्मस्ट्रॉन्ग ही वो गद्दार है। विन एक ऐसा डिवाइस तैयार करता है जिससे आर्मस्ट्रॉन्ग के कंप्यूटर का सारा डेटा कॉपी किया जा सके, लेकिन इसके लिए किसी को आर्मस्ट्रॉन्ग के केबिन में छुप कर जाना होगा। जेम्स ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। नेशनल सिटी की सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर आंट एस्ट्रा हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है।
वो सीधे सुपर गर्ल को ललकार रही थी। कारा बिना वक्त गवाए सुपर गर्ल के रूप में वहां पहुंचती है। आसमान में दोनों के बीच एक बेहद भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाई शुरू होती है। एस्ट्रा कारा को कांच की दीवारों से पार फेंकती है और कारा भी अपनी पूरी ताकत से एस्ट्रा पर मुक्के बरसाती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रही होती हैं, लेकिन कारा अपनी बहन एलेक्स की बात याद करती है कि उसे कमज़ोर नहीं पड़ना है। कारा अपनी पूरी ताकत झोंक देती है और आखिरकार एस्ट्रा को हरा देती है। वो एस्ट्रा को घसीटते हुए सीधे डीओ के हेडक्वार्टर ले आती है, जहां उसे स्पेशल सेल्स में कैद कर दिया जाता है। एक तरफ एस्ट्रा कैद हो चुकी थी तो दूसरी तरफ जेम्स और विन अपने मिशन पर निकलते हैं। जेम्स चुपके से आर्मस्ट्रॉन्ग के कैबिन में जाता है और विन का बनाया हुआ डिवाइस उसके कंप्यूटर में लगा देता है। डेटा कॉपी हो ही रहा होता है कि अचानक आर्मस्ट्रॉन्ग वहां आ जाता है। जेम्स किसी तरह बात को संभालता है और वहां से बच निकलता है, लेकिन जब विन उस डेटा को डिकोड करता है तो उसमें आर्मस्ट्रॉन्ग के अलावा एक और चौंकाने वाली फाइल मिलती है। उस फाइल से पता चलता है कि कैट ग्रांट के अकाउंट से हर महीने भारी रकम किसी एडम फॉस्टर नाम के लड़के को भेजी जा रही है। कारा को लगता है कि शायद कैट को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। वो सीधे कैट के पास जाती है और इस बारे में पूछती है। तब कैट ग्रांट बेहद इमोशनल हो जाती हैं और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलती हैं। वो बताती हैं कि एडम फॉस्टर कोई ब्लैकमेल करने वाला नहीं, बल्कि उनका अपना बड़ा बेटा है, जिसे उन्होंने सालों पहले अपनी करियर की वजह से खुद से अलग कर दिया था। कैट रोते हुए कहती हैं, अगर मीडिया को मेरे इस बेटे के बारे में पता चला तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपने बेटे की खातिर इस कंपनी से इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। कैट ग्रांट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना इस्तीफ़ा देने ही जा रही होती हैं कि तभी विन और जेम्स भागते हुए आते हैं। विन चिल्लाता है, मिस ग्रांट रुकिए, हमें पक्का सबूत मिल गया है कि हैकिंग आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं की थी। कैट तुरंत अपना फैसला बदलती हैं। वो आर्मस्ट्रॉन्ग को अपने कैबिन में बुलाती हैं और उसके सामने सारे सबूत रख देती हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कैट उसे सिक्योरिटी के जरिए धक्के मारकर कंपनी से बाहर निकाल देती हैं और उसका बोर्ड मेंबर का पद भी छीन लिया जाता है। कैट को कंपनी बच जाती है, लेकिन डीओ के अंदर हैंक और एलेक्स को एक बात हजम नहीं हो रही थी। आंट एस्ट्रा इतनी आसानी से कैसे हार गई? वो इतनी कमज़ोर तो नहीं थी। जब वो एस्ट्रा के सेल के पास जाते हैं तो एस्ट्रा एक ईवल स्माइल के साथ कहती है, तुम इंसानों को क्या लगा कि तुम जीत गए? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि असली जाल क्या है। असल में एस्ट्रा का खुद को गिरफ्तार करवाना एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। उसका मकसद डीओ का ध्यान भटकाना था ताकि उसके सैनिक शहर की सबसे बड़ी टेक कंपनी लॉर्ड टेक्नोलॉजीज पर हमला कर सकें। लॉर्ड टेक्नोलॉजीज के मालिक मैक्सवेल लॉर्ड अपने हथियारों के साथ तैयार थे, लेकिन एलियंस की फौज उन पर भारी पड़ रही थी। एलियंस वहां मौजूद उस एंटी एलियन वेपनरी को चुराना या तबाह करना चाहते थे जो उनके लिए खतरा बन सकती थी। एलेक्स और डीओ के सिपाही तुरंत वहां पहुंचते हैं और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग और फाइटिंग शुरू हो जाती है। अब कहानी अपने सबसे बड़े ट्विस्ट और क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। कैटको के ऑफिस में कैट ग्रांट बिल्कुल शांत बैठी कारा को देख रही होती हैं। वो कारा से कहती हैं, कारा, जब से मैं तुम्हें जानती हूँ, जब भी शहर पर कोई मुसीबत आती है तुम पेट दर्द या किसी बहाने से गायब हो जाती हो, और ठीक उसी वक्त सुपर गर्ल वहां आ जाती है। लाइव वायर के हमले के वक्त भी तुम सीढ़ियों की तरफ भागी और तुरंत सुपर गर्ल आ गई, और जब सुपर गर्ल का पावर चला गया था ठीक उसी वक्त तुम्हारी बाह में भी मोच आई थी। कैट कारा के बिल्कुल करीब आती हैं और एक ऐसी बात कहती हैं जिससे कारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैट कहती हैं, डू मी अ फेवर, अपना चश्मा उतारो कारा। कारा घबरा जाती है और कहती है, मिस ग्रांट, मैं इसके बिना बिल्कुल अंधी हूँ। लेकिन कैट नहीं मानती। वो कहती हैं, चश्मा उतारो वरना मैं इसे हाँ समझूंगी। जब वो चश्मा उतारती है तो कैट को सुपर गर्ल की आइडेंटिटी का पता चल जाता है और वो बोलती है, थैंक यू सुपर गर्ल, मेरी मदद करने के लिए। कारा का सीक्रेट पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एलेक्स की कॉल आती है जो चिल्लाती है, कारा, लॉर्ड टेक्नोलॉजीज खतरे में है, तुरंत यहाँ आओ। कारा को कैट को वहीं छोड़कर भागना पड़ता है। जब सुपर गर्ल लॉर्ड टेक्नोलॉजीज पहुंचती है तो वहां तबाही मची होती है। मैक्सवेल लॉर्ड जख्मी होता है और एलेक्स एलियन से जूझ रही होती है। सुपर गर्ल जैसे ही एलियंस के लीडर पर हमला करती है, वो लीडर सुपर गर्ल के वार को बड़े आराम से रोक देता है। वो कोई और नहीं बल्कि एस्ट्रा का पति नॉन था। नॉन सुपर गर्ल की आंखों में आंखें डालकर खतरनाक आवाज में कहता है, तुम इस दुनिया की चैंपियन हो, तुमने अपना आखिरी पल जी लिया है नन्ही बच्ची। और दोनों एक दूसरे पर झपटते हैं। इसी भयंकर क्लिफहैंगर के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।